कितनी त्रिगुणात्मक मांग कर रहा हूं। डायरेक्ट कोई मांग नहीं की है, लेकिन जो भी हैं खड़े हैं उनसे सांत्वना ही दे सकता हूं उनको कि अब सीट खाली नहीं है। लेकिन एक हाथ दूसरे की कविता पर कोई उड़ जाए तो वो सीट ले लेना। हमारे पास ऐसे भी कवि हैं। अच्छा, कई बार क्या है, पुरुष पुरुष के साथ बैठने में भी चॉइस देखता है, इसलिए बैठता नहीं है, वरना 3-4 कुर्सियां खाली है यहाँ पर, आप आ सकते हैं। बहुत अधिक समय हो गया है, मैं त्रिपाठी जी को बधाई देता हूँ क्योंकि उनके दया करम से कुछ कवि यहाँ आ पाते हैं राष्ट्रभाषा के परिचय सबका। मैं आ गया तो ऐसा लग रहा होगा ये कार्टून नेटवर्क कहां से, लेकिन युग बदल गया है, हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। मुझे तो याद आता है कि मास्टर ने बच्चे से पूछा, बोले ये बताओ मरते हुए आदमी को क्या देना चाहिए? बच्चे ने कहा, बोले बिरला प्लस सीमेंट। और बोले बिरला प्लस सीमेंट, वो क्यों? बोले इसमें जान है। बस इसी तरह का सहयोग आपका मिलता रहे कि ऐसे अवतार आने चाहिए बार बार। नहीं तो हमारे लोग तो कहते हैं देश में फिर से भगत सिंह पैदा होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद पैदा होने चाहिए। मैं सोचता हूं अभी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। इन महापुरुषों को पैदा करने के चक्कर में अपन 1 अरब से ज्यादा हो गए। कोशिश में लगे रहे महापुरुष आए। मैं तो पुलिस वालों पर कविता ही लिखना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे शहर का एक सिपाही थानेदार के साथ शतरंज खेल रहा था। अब सिपाही थोड़ा बुद्धिमान था, जैसे आमतौर पे होता ही, तो उसने 2-4 चालें चली और थानेदार के सामने वजीर आगे सरका के कहा, बोले थानेदार साहब शेख। थानेदार के समझ में कोई चाल नहीं आई, टेबल पे रखी टोपी उठा ली, पहन ली, डंडा हाथ में लिया, सिपाही से कहा, बोले वजीर पीछे ले। तो लायन आकर की बात। अब तो ये हमारे यहाँ हेलमेट कंपलसरी कर दिया। तो मैं तो यहाँ गया था अभी बंबई में, वहां तो पहले से कंपलसरी। तो ये मुझे लेकर जब जाने लगे स्कूटर पे, बोले हेलमेट पहनो। मैंने कहा यार तो महाराष्ट्र पे अभी थोड़ी कंपलसरी हुआ है, आदेश पहुंचा नहीं कई जगह। अरे बोले नहीं वो तो पकड़ लेंगे। अरे मैंने कहा देख लेंगे। पहले चौक में गए, पहली चौक में पकड़ा। तो इन्होंने कहा, बोले मेरा तो है हेलमेट। अरे बोले पीछे वाले का? बोले वो तो बाहर से आया। बोले तो उससे क्या फर्क पड़ता, 500 रुपए की चालान बनेगी। मैंने कहा हमारे शहर में तो मामला 100 में निपट जाता। बोले ये महानगर है, मेट्रो सिटी। तो मैंने कहा यार 200 में सल्टा दे। उसको 200 रुपए दे दिए, उसने ठीक है बोले चले जाओ। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे शक हुआ। मैंने कहा मान लो दूसरे चौराहे पे पकड़ा तो फिर वापस आए। मैंने उससे कहा यार वो दूसरे चौक पे पकड़ा तो? अरे बोले बोल देना माणिक चंद। तो हम दूसरे चौराहे पे गए, वो सिपाही खड़ा था, उसने पकड़ा। मैंने कहा माणिक चंद। अरे बोले जल्दी जाओ। तीसरे चौक पे फिर सिपाही था, उससे भी कहा माणिक चंद। बोले निकल जाओ। शाम को अपन ने समझ लिया यार माणिक चंद इतना काम का है। दूसरे दिन दोनों ने हेलमेट नहीं पहना। पहले ही चौक पे पुलिस ने पकड़ा। हमने कहा माणिक चंद। बोले आज कोड सितारा। तो कोड भी बदल जाता। दूसरे दिन से मैंने सोचा कि तो हेलमेट पहन के निकलो। मैं दूसरे दिन हेलमेट पहन के निकला। पहली चौक पे पुलिस वाले ने पकड़ा। मैंने कहा अब क्यों पकड़ा, हेलमेट तो है? बोले हेलमेट तो गाड़ी का है। कई बार गलतियां ऐसे हो जाती। हमने 4.5 घंटे का मेरा नाम जोकर भी देखा था वो उस जमाने में। अब आज सीरियल 15 मिनट की होती है और इतना जाना ही नहीं पड़ता। गांधी जी के बारे में तो इतना बोलना ही नहीं पड़ता। आप तो 2 पंक्तियों में काम हो जाता है। मैंने एक आदमी से पूछा शराब की दुकान कहां पर? बोले महात्मा गांधी मार्ग पर। इतना दूर कहां जाना पड़ता है? लेकिन ये पीड़ा है उनके मन में, जो पुराने लोग हैं वो ये सोचते कि क्या इसीलिए आजादी दी थी हमने, तब जाकर कहना पड़ता है। और केशव जी से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे शब्दों को कड़ाही में उबाला जाए
मेरे शब्दों को कड़ाही में उबाला जाए, फिर भ्रष्ट नेताओं की थाली में उसे डाला जाए। अरे अपने संबंध तिजारत से भला क्या कम है, क्यों न इस बात को एक बार संसद में उछाला। ये बात वहां के लिए। अब ये तो बेचारे आनंद के लोग हैं, ये तो घर से परेशान होकर यहां आए। अब इनको यहां परेशान करोगे तो जाएंगे कहां? खुलकर आनंद ले। इस राजनीतिक प्रक्रिया में हम लोग तो पीछे गए ही। आदमी तो अपने नाम से परेशान हो जाता है। एक आदमी का नाम था छेदीलाल। अब पुराने जमाने में लंबे लंबे नाम होते थे, कैलाश आजाद त्रिपाठी। आजकल इतने लंबे नाम का जमाना थोड़ी रहा है। वो बेचारा छेदीलाल नाम से परेशान था। जब मोहल्ले से निकलता तो छेदा जा रहा, छेदा जा रहा। छेदीलाल का छेदा कर। वो भी अपनी पत्नी को पत्र लिखता था तो कोई बड़ी बात नहीं करता था। पत्र लिख देता था, उसमें एक छेद कर देता था। पत्नी समझ जाती थी कि लेटर उसी का है। तो कुछ काम सांकेतिक भी करने चाहिए। वो मोहल्ले से परेशान था, छेदा जा रहा, छेदा जा रहा। एक मुस्लिम आदमी के पास चला गया, बोले हिंदू धर्म में मेरा नाम ही बड़ा गलत है। मैं मोहल्ले से जाता हूँ, लोग बोलते छेदा जा रहा, छेदा जा रहा। अरे बोले तू आ जा। उसको उसने मुस्लिम धर्म में ले लिया, उसका नाम रख दिया सुराख अली। बोले यार यहाँ कौन सा परिवर्तन हो, इससे तो छेदीलाल ही अच्छा था, यहाँ सुराख हो गया। वो क्रिश्चियन के पास चला गया, बोले साहब मुझे क्रिश्चियन बना। उसने बपतिस्मा पढ़वाया, उसको क्रिश्चियन बनाया, उसका नाम रख दिया विलियम हॉल। बोले इससे तो वो छोटा छेदीलाल ही अच्छा। या तो मैं धीरे धीरे एनलार्ज हो रहा हूं। आदमी कितनी भी दूर चला जाए, वो एक आतंकवादी के पास चला गया, बोले साहब मुझे आतंकवादी बना दो, तीनों धर्म कुछ नहीं कर सकते। उसने उसको आतंकवादी बनाया, उसका नाम रख दिया गड्ढा सिंह। ये राजनीतिक प्रक्रिया है। एक आदमी छेदीलाल बन के दिल्ली जाता है, वहां बीच में उसके नाम बदलते हैं, वहां से छन्नीदास होकर वापस आते हैं। तब इससे परेशान। और ये सब इसलिए होता है पाटिल साहब कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। इसलिए आप चिंता मत करना। कविता अपनी जगह तो कविता होती है। कविता पीड़ा पंत प्रसाद निराला की है, कविता मीरा ने पीयूष हाला की है, कविता है खेतों में लहलहाती फसल, कविता है श्रमिकों का पसीना असल, कविता नन्हे शिशु की तुतली भाषा है, कविता आशा है निराशा है, कविता माता यशोमती की लोरी है, कविता कानाने की वो बरजोरी है, कविता समाधान है, कविता समस्या है, कविता कवि की कठिन तपस्या है। लेकिन ये तपस्या किस पेड़ के नीचे करना चाहिए, ये समझना चाहिए। अभी एक दिनेश बावरा कह रहा था, बोले यहां से वो मैंने आसमान से कहा, मैंने उससे कहा, मैंने पानी से कहा। ऐसा नहीं है। आदमी कहीं भी घूमे आता उसी जगह। एक मास्टर ने बच्चों को परीक्षा के समय कह दिया, बोले ऐसा करो फुटबॉल का निबंध याद कर लेना, परीक्षा में आ जाएगा। जब बच्चे परीक्षा देने बैठे, निबंध ही नहीं आया, हवाई जहाज का। तो सारे बच्चे के पेन थम गए थे, कोई नहीं लिख रहा था। एक लड़का लिख रहा था, दिनेश बावरा जैसा। तो मास्टर को आश्चर्य हुआ, यार ये लिख क्या रहा है। सारे बच्चे कुछ नहीं लिख रहे, तो उसने उसका पेपर पढ़ा। उसमें लिखा था, बंबई के हवाई अड्डे से हवाई जहाज उड़ा, मैं खिड़की के पास बैठा था, मैंने झांक कर देखा कि मैदान में फुटबॉल का खेल चल रहा था। आदमी को वहीं लाना चाहिए कहीं भी घूमे। ये होती है बुद्धिमत्ता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि होना ये चाहिए, तेरी ईद में मेरा ईश्वर है, तेरी ईद में मेरा ईश्वर है, मेरी दीपावली में तेरा वली। तेरी ईद में मेरा ईश्वर है, मेरी दीपावली में तेरा वली। फिर पता नहीं चलता ये नफरत की आंधी क्यों चली, फिर पता नहीं चलता नफरत की आंधी क्यों चली। आजकल अजीब टाइप के कविता के विषय हो गए, बकरा, नेता, सांप, कुत्ता। मुझे तो ये याद आता है कि आदमी 3 कुत्तों को साथ लेके जा रहा था। मैंने उससे पूछा काले कुत्ते का नाम क्या, बोले जोरावर सिंह। और मैंने कहा सफेद का, बोले दिलावर सिंह। मैंने कहा काले का, बोले करतार सिंह। मैंने कहा भले आदमी तेरा नाम बता, बोले मेरा नाम टॉमी है। हमने
अपने संस्कार जानवरों को देते और इसलिए दिक्कत जाती है। जानवरों जैसा बर्ताव। दो पंक्तियों के साथ आज की स्थिति क्या होगी। माँ की बहुत अच्छी बात कही, वाकई हमने माँ बाप को तो भुला ही दिया है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने 4 पंक्तियां कही हैं। कहीं आपको लगे कि ये पंक्तियां सार्थक है, उसके नाम पे तालियां बजाना। कि जो भी आता है सजा देता है, जो भी आता है सजा देता है, दोस्त बनकर ही दगा देता है, वो तो माँ बाप का है दिल, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। वो तो माँ बाप का है दिल, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। अब कोई दुआ नहीं देता है क्योंकि बच्चे तो ऐसे हो गए लोड ही नहीं लेना चाहते। एक मास्टर ने बच्चे से पूछा, बोले कहाँ पैदा हुआ था? बोले सर तिरुवनंतपुरम में। बोले उसका स्पेलिंग लिख। बोले सर इतना लंबा स्पेलिंग लिखने से अच्छा मैं गोवा में ही पैदा हूं और इतना लंबा स्पेलिंग लिखना। तब जाकर ये पीढ़ी जितनी शॉर्ट हो रही है, उनको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए डॉक्टर जगदीश लुवानिया हमारे बीच है, वो भी पानी पी रहे हैं कि वो वीर रस की कविता सुनाए, क्योंकि रस परिवर्तन करना भी बहुत जरूरी है। वरना हास्य रस में तो इतने लोग खो जाते हैं। मुझे तो याद है राजेंद्र महावीर जब पढ़ रहा था एक कवि सम्मेलन में परभणी में, सामने कलेक्टर साहब और उनकी पत्नी बैठी थी, दोनों इतने खो गए। कलेक्टर साहब ने पत्नी के कंधे पर हाथ रख के पूछा, बहन जी मजा आ गया क्या? तो इतना खो जाते हैं हास्य। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति ही ऐसी। अपने यहाँ तो सब ठीक ठाक है, किशोर जी बैठे हैं आराम से सुन रहे हैं। उनके यहाँ इतनी देर तो 5-6 कमांडो आगे पीछे रहते, इनको सुनने नहीं देते विधायकों, इसलिए इनके लोगों की समस्या विधायक तक नहीं पहुंचती। 5-6 कमांडो। अच्छा, राजनीति तो वो हो गई है। महाराष्ट्र के आज तो शीला जी ने भी, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, उनने कहा बोले पूरा भारत महाराष्ट्र जैसा होना चाहिए। मैंने कहा ये लोग महाराष्ट्र के लोग तो कब से गए रहे, इसको पड़ोसी नहीं सुनते, क्योंकि कई अपन फालतू टाइप के काम करते रहते। अभी ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, वो तेलगी की बात की। अभी इनके यहाँ के तो बहुत छोटे छोटे भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के। हमारे यहाँ के एक ही आदमी ने इतना 35,000 करोड़ का कर दिया। उत्तर प्रदेश का बजट ही 7,000 करोड़। अब ये कहां लगता है इनका भ्रष्टाचार? वो तो 7-8 महीने पहले जिन पति पत्नी का तलाक हुआ, वो 2 पति पत्नी जज के पास आए, बोले साहब हम साथ रहना चाहते। जज ने पूछा, बोले अब क्यों साथ रहना चाहते? फिर 8 साल पहले तलाक क्यों लिया था? वो तो बोले वो तो अब पता चला जिस स्टैम्प पेपर पे तलाक लिखा था वो नकली था। जब बुनियादी नकली है तो फिर चलो साथ ही रहे। कुल मिलाकर राजनीति ये हो गई है। मुन्नम्बर राणा एक शायर है, उन्होंने लिखा है, सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, पॉलिटिकल डिस्कस, सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता, रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बस राजनीति रफू पर रफू रही है। लेकिन किशोर भाई जैसे और हमारे मेयर साहब जैसे ऐसे नेता आते हैं जो अगर कवियों को 3 घंटे देते हैं, जनता को 3 घंटे देते हैं। एक बार उनके सम्मान में तालियां बजा दें। तो कुछ लोग तो हमारे सामने टिकते ही, इतना थोड़ी करना पड़ता। इस देश की जनता को यह पता नहीं कि नाली साफ कौन करेगा। वो सांसद को पकड़ते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो जब आता तो बोले हमारे यहाँ की नाली साफ नहीं हो रही, तुम अपनी जुबान हिला दो। इस देश की जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। नाली साफ करने का काम पार्षद का होता है, मतलब करवाने का, हालांकि करने का ही होता है, लेकिन वो करता नहीं है। राजनीति में कई खामियां हैं, लेकिन हमारे पास समय काफी कम है। ये तो वो देश है जो मौत में से हंसी निकाल सकता है। कैदी को फांसी दी जा रही थी, जज ने पूछा, बोले पता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? कैदी बोला, जज साहब मेरी जगह आप चढ़ जाओ। जब इच्छा ही पूछ रहे थे, गुमान हो गया। दुकानदार ने कहा, अक्ल की गंगा मत बहा, उसी साबुन से तू नहा। अब कई चीजें अपन लाते हैं दुकान से, लेकिन शिकायत करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये वो देश है
जहां ये लिखा होता है कि यहाँ ये करना मना है, वहां वही होता है। आप हमेशा देखना कहीं भी, क्योंकि अब ये पाकिस्तान पर इतना कुछ कहना नहीं पड़ता। मैं तो पाकिस्तान से कहूंगा, ज्यादा ही गुस्सा आ गया तो मैं पाकिस्तान के सैनिक से कहूंगा, यार यहाँ आ जा, गिन के गोलियां रख, उतने आदमी ले जा, इतने दिन में तो हम और पैदा कर लेंगे। भाई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, काम शांति से होना चाहिए, क्योंकि शांति वार्ता चल रही है। तब जाकर लिखा कुछ होता है, दृश्य कुछ होता है, तब जाकर कहना चाहता हूं कि हम पत्नी को लेकर जैसी रेल के डिब्बे में चढ़े, पत्नी को लेकर जैसी रेल के डिब्बे में चढ़े, एक सूचना देखकर डरे, वहां लिखा था विस्फोटक पदार्थ के साथ यात्रा में। अब उस दिन तो सफल हो गई हमारी रेल यात्रा, उस दिन तो सफल होगी हमारी रेल यात्रा। हमारे सामने बैठी थी एक खूबसूरत सी छात्रा, हमने सोचा वाकई स्वर्ग की रति है, हमने सोचा वाकई स्वर्ग की रति है। उसके ऊपर ही लिखा था ये तो आप ही की संपत्ति। अब लिखा कुछ होता है, सूचनाएं कुछ होती है, तब जाकर एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। हाँ, ये छोटा आदमी इशारा कर रहा है, अब इशारे के उसके ही दिन रहे, लेकिन बहुत सार्थक इशारा किया है। एक कविता इस राजनीतिक माहौल पर ऐसी देना चाहता हूं। मैं कोई राजनेता पे कविता नहीं करता हूं, लेकिन उनके प्रति बताना चाहता हूं कि ये राजनेता मुझे कैसे लगते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का आप चोला पहने हो, क्योंकि इतनी पार्टियां हो गई। पुराने जमाने में दो थी, कांग्रेस और जनसंघ, एक को वोट देते दूसरी हारती थी, दूसरे को देते पहली हारती थी। अब पता ही नहीं चलता हारता कौन है जीतता। इतनी पार्टियां निकल गई, रामो वामो बसपा सपा राका काका तेदेपा ले देपा झम्मो तृणमूल, कुछ पार्टियों का नाम लेते मुंह को लकवा मारने का डर। किसी ने मुझसे कहा, बोले पार्टियों को क्या मानते? मैंने कहा कौन सी पार्टी है? बोले कांग्रेस है, बीजेपी है। मैंने कहा इन पार्टियों को अगर डिब्बा माना जाए, उस पर सूचनाएं लिखी जाए, तो भाजपा ने अपने डिब्बे पे लिख देना चाहिए भाजपा इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, जनता के लिए हानिकारक है। और बोले कांग्रेस ने, मैंने कहा कांग्रेस ने लिख देना चाहिए कांग्रेस में भी इंजूरियस टू पब्लिक है। और बोले शिवसेना ने, मैंने कहा शिवसेना लिख देना चाहिए हैंडल विद केयर। और बोले रामो वामो बसपा सपा, मैंने कहा सारी पार्टियों ने एक साथ लिख देना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवल बाहरी प्रयोग। क्योंकि मैं अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ, आपको लगना चाहिए कम से कम संचालक तो पढ़ा लिखा बुलाते हैं। तब जाकर एक कविता, और इसमें एक संदेश देती हुई कविता है। अभी दिवाली गई, होली आ रही है, कि पुत्र ने शिकायत की डैडी बिना पटाखे के घर आए हैं। मैंने पटाखे कैसे लाए हैं? पुत्र ने शिकायत की डैडी बिना पटाखे के घर आए हैं। मैंने कहा बेटे चिंता मत कर, तेरे लिए राजनीतिक पटाखे लाए हैं। ये देखिए बम है, मानता हूं आवाज में कम है, लेकिन इसमें उमा भारती जैसा दम है। ये देखिए बम है, मानता हूं आवाज में कम है, लेकिन इसमें उमा भारती जैसा दम है। ये देख कितनी बढ़िया फुलझड़ी है, ये देख कितनी बढ़िया फुलझड़ी है। ऐसा नहीं लगता दिल्ली में सुषमा स्वराज खड़ी है? ऐसा नहीं लगता दिल्ली में सुषमा स्वराज खड़ी है? एक पटाखे को देखकर बेटे ने कहा डैडी ये पटाखा बड़ा विचित्र है, नीचे से जमीन चक्र, ऊपर से अनार, नीचे से जमीन चक्र, ऊपर से अनार है। मैंने कहा बेटे ये शरद पवार, नीचे से जमीन चक्र, ऊपर से अनार है। मैंने कहा बेटे ये शरद पवार है। और एक पंक्ति में किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया हो तो आशीर्वाद देना। एक पटाखे को देखकर बेटे ने कहा अरे बाप रे, एक पटाखे को देखकर बेटे ने कहा अरे बाप रे। मैंने कहा बेटे ये बाला साहब ठाकरे। एक पटाखे को देखकर बेटे ने कहा अरे बाप रे। मैंने कहा बेटे ये बाला साहब ठाकरे। और कविता इसके लिए लिखी है। ठीक इसी वक्त श्रीमती जी अंदर से टिकली की डिबिया ले आई। ठीक इसी वक्त श्रीमती जी अंदर से टिकली की डिबिया ले आई। मैंने कहा भगवान बड़ी ठीक समय पर आई हो, मैंने तो राजनीतिक पटाखे लाए, तुम पूरी संसद उठाकर लाई। मैंने कहा भगवान बड़ी ठीक समय पर आई हो, मैंने तो राजनीतिक पटाखे लाए, तुम पूरी संसद उठाकर लाई हो। मेरे हाथ में एक बंद पैकेट को देखकर बेटे ने कहा पिताजी उस बंद पैकेट में क्या है? मैंने कहा उसे मत खोल, उसमें बारूद है। मैंने कहा उसे मत खोल, उसमें बारूद है। बेटा बोला डैडी मैं बताऊं
हूँ आपकी पोल, अरे आप भी तो धोखेबाज है, ये क्यों नहीं कहते उस बंद पैकेट में बारूद नहीं, भारतीय जनता की 58 साल से दबी हुई आवाज है। उस बंद पैकेट में बारूद नहीं, भारतीय जनता की 58 साल से दबी हुई आवाज। ये दबी हुई आवाज जब बाहर आएगी, मैंने सबसे पहले आज से 7 साल पहले निगेटिव वोटिंग का एक प्रस्ताव किया था, मंचों पर किया था। आज उसकी कैबिनेट दाखिल हुई है। हो सकता है अगर वो प्रस्ताव सार्थक हो जाए तो इस देश में जो 40 और 45% वोटिंग होता है वो 90% तक पहुंचे, अगर निगेटिव वोटिंग आ गया इस देश में। ये मांग करनी चाहिए जनता ने। हमारे किशोर भाऊ पता नहीं कितना उसका समर्थन करेंगे, लेकिन करना चाहिए एक सच्चे नेता ने कि निगेटिव वोटिंग हो जाए, तब हो सकता है राजनीति सुधर सकती है। नहीं तो अपन तो उसी विषय पे आते, सुनामी, क्योंकि हमारे नेताओं को पता ही नहीं चलता कहाँ क्या आया है। अभी तो वो सुनामी आया था तो मैंने एक नेता से पूछा, हमने कहा नेताजी भूचाल क्या भला है? वे बोले हमें अभी अभी पता चला है, इस योजना को दक्षिण के तटवर्ती इलाकों में लागू कर दिया गया। इस योजना को दक्षिण के तटवर्ती इलाकों में लागू कर दिया गया है। मैं वचन देता हूं दिल्ली में बात कर तुम्हारे क्षेत्र में भी लागू करने का आश्वासन देता हूं। पता ही नहीं था क्या होता है। हमने थानेदार से पूछा भूचाल क्या होता है? बोले यार भूचाल तो उसी सुखलाल का छोटा भाई जो 4 महीने अंदर होता है 4 महीने बाहर होता है। अब जिसकी जैसी आदत वैसे ही जवाब देगा। एक एसटी कंडक्टर की शादी हुई, वो पहले दिन पत्नी के कमरे में गया, उसने कोई प्रेम प्रदर्शन नहीं किया। पत्नी का घूंघट उठा, बोले थोड़ा उधर किसको, 2 सवारी और बैठ गई। आदत का परिणाम है। तो जाकर कहना चाहता हूं कि हमने एक भूगोल के मास्टर, हमने सोचा भूगोल का मास्टर होगा क्या था, पूछ बैठे सर जी बताओ भूचाल कब आता? वे बोले जिस भूमि पर चाल चलकर, आजकल मास्टर का ज्ञान देखना, जिस भूमि पर चाल चलकर अजी ने औरंगजेब को पानी पिलाया था, भूचाल उसी समय तो आया था। मैंने कहा क्या बकवास बोल रहा है, भूगोल में इतिहास बोल रहा है। अंत में पत्नी का स्मरण हुआ, सोचा उससे तो कोई विषय नहीं रहा, अंश हुआ। पूछ बैठे प्रिय भूचाल क्या होता जानती हैं? बोली हटो जी, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सुन। अच्छा आप देखना, पत्नी से किसी भी गंभीर विषय पे बात करना, उसका जवाब तो ये रहता तुमको तो अकल है ही। तो मैंने पत्नी से पूछा भूचाल क्या होता है जानती? बोले हटो जी, तुम्हें तो रख मजाकी सूझता है, इतना भी नहीं जानते। जब हमारी शादी हुई थी, हम हनीमून के लिए शिमला जा रहे थे, आपने ट्रेन में मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा था, गाड़ी रुकी थी, भोपाल के बाद भूचाल स्टेशन ही तो आया था। वो अभी तक वहीं सफर कर रही थी। किसी साहूकार से पूछो, कहता है जब जब भी मेरे गोदामों में नया माल आता है, मेरे तिजोरी में भूचाल आता है। किसी अधिकारी से पूछो, कहता है जब भी डाक बंगले में कोई नया ताजा तरीन पंछी हलाल हो जाता ना यार, हमारे दौरे में तो उसी रात भूचाल आता है। अब तो सोचा किसी गरीब से ही पूछते हैं। एक गरीब से पूछ बैठे, ए भाई भूचाल क्या होता है जानता है? वो पेट पर हाथ रखकर सिर्फ हंसा, सारे बुद्धिजीवियों पर उसने एक फिक्रा कसा। बोला बाबू भीख में मिली हुई एक रोटी जब मैं घर ले आता हूँ, बूढ़े माँ बाप 4 बच्चे मेरी बीवी को दिखाता हूँ, जब उस रोटी का नाइंसाफी से बंटवारा किया जाता है, मेरा दूध मुहा बच्चा भूखी माँ की सूखी हुई छाती की ओर सिर्फ देखता रह जाता है। सच कहता हूँ मेरी झोपड़ी में उसी समय भूचाल आता है। सच कहता हूँ मेरी झोपड़ी में उसी समय भूचाल आता है। एक कविता, ये पता नहीं, हाँ अरे सामने वाली कह रहे कि चलने दो, पीछे वाले उठते जा रहे हैं, लेकिन एक हाँ नहीं चलने में क्या है, मेरी कविता से कोई खत्म थोड़ी होगा, क्योंकि अब ये तो मीडिया का युग है। अजीब टाइप के मीडिया आते हैं, कोई मतलब नहीं आता है उसका। एक शब्द से पूरा देश परेशान है, वो शब्द है ब्रेक के बाद। अच्छा आजकल ब्रेक के बाद तो ऐसा फंस रहा है कि यहाँ दिल्ली से वो टीवी सेंटर से बोलती है, वहां जो पूछ राजौरी सेक्टर में होता है उसका संवाददाता है। अच्छा पूछ राजौरी सेक्टर में तो संवाददाता बिठाएंगे क्योंकि वहां रोज हमला होता है। तो यहां से वो पूछती, बोले क्या हाल है? बोले आज आतंकवादियों ने हमला किया, 12 मरे, घायलों की संख्या ब्रेक के बाद। ब्रेक कहां फंसता है। तब जाकर उस ब्रेक से मैंने बात उठाने की कोशिश की है। पुराने नेता थे, शास्त्री जी थे, नेहरू जी थे, राजघाट पर आते थे, ऐसा लगता था मन से आ रहे। आजकल हमारे
नेताओं को देखो, राजघाट पर आते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, ऐसा लगता जैसे कमांडो पकड़ के ला कि चलो वहां जाना पड़ता है। हालांकि उनका मन नहीं रहता। तब जाकर बात उठाने की कोशिश की कि ये कैसी आजादी है। इस आजादी के लिए हमारे शहीदों ने खून बहा था कि हमारे कमांडो पड़े रहेंगे पीछे। अरे एक दो प्रधानमंत्री निछावर हुए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो शहीद होंगे। तब जाकर कहना चाहता हूं कि अंगरक्षकों से घिरे घिराए नेताजी राजघाट पर आए। लोकतंत्र अपने आप पर स्वयं व्यंग कस रहा था। पुष्पचक्र नेता की दशा को देख हंस रहा था। नेताजी ने जो ही पुष्पचक्र की ओर बढ़ाया हाथ और बोले श्रद्धांजलि, ब्रेक के बाद और बोले श्रद्धांजलि, ब्रेक के बाद। अब ये सब लालू यादव का नाम लेते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, बिना नाम के काम हो सकता है। अब तो इस देश की राजनीति पर हंसी आती है। देखिए इसमें नाम नहीं है लेकिन आप नहीं पहुंचेंगे। अब तो इस देश की राजनीति पर हंसी आती है। दूध फटा है फिर भी रबड़ी बनाई जाती है। दूध फटा है फिर भी रबड़ी बनाई जाती है। पता नहीं कैसा जमाना आ गया, नेता जनादेश को चारा समझकर खा गया। अब हमारी सरकारों को समर्थन कैसे मिलता है? बहरों का समर्थन, गूंगों का शोर। बहरों का समर्थन, गूंगों का शोर। जिसे समझो रक्षक वही निकलता चोर। अंधों ने देखा लंगड़ों का फसाद, बिहार की हालत सुधरेगी लेकिन ब्रेक के बाद। अंधों ने देखा लंगड़ों का फसाद, बिहार की हालत सुधरेगी लेकिन ब्रेक के बाद। और हम किताबें रेलवे में बिकने आती हैं, 5-5 रुपए में चाणक्य नीति, घर का वैध, खाना खजाना। इसमें 20 पेज तो खाना खजाने के होते हैं, 10 पेज खारी बावली और चांदनी चौक कतरी सराय गया के होते। सफेद दाग 20 मिनट में गायब। अब इसको खाना खजाने में कहा के लिए डाला? अच्छा, आपने जो पेड़ रंगे उस पर लिखा है शर्तिया इलाज। वहां से बात उठाने की कोशिश की। वे बोले देश की हालत कैसे सुधरेगी कविराज? हमने कहा बिना ऑपरेशन शर्तिया इलाज, कोई चमत्कारिक सिद्ध अंगूठी मंगाओ या डबल पावर वाला फार्मूला खा जाओ, पूर्ण मनोकामना यंत्र घर बैठे बीपी से मंगाओ। और इन 2 पंक्तियों के लिए लिखा है कि देश का संविधान इन नेताओं के लिए पान की पीक। देश का संविधान इन नेताओं के लिए पान की पीक। दिन के उजाले में संसद और रात में सब लोग क्लिनिक। दिन के उजाले में संसद और रात में सब लोग क्लिनिक। सत्ता स्वाद का जाम जी भरकर पी ले, निसंतान दंपत्ति स्वयं आकर मिले। हो जाओगे आबाद लेकिन ये नुस्खा ब्रेक के बाद, लेकिन ये नुस्खा ब्रेक के बाद। और आम आदमी बेचारा समझ नहीं पाता है। आम आदमी बेचारा समझ नहीं पाता है। कम्बख्त ये ब्रेक जहां नहीं चाहिए वहां क्यों आता है? अरे ब्रेक लगना ही है। इस देश में भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगे, ब्रेक लगना ही है। इस देश में आतंकवाद पर ब्रेक लगे, ब्रेक लगना ही है। इस देश में महंगाई पर ब्रेक लगे, ब्रेक लगना ही है। इस देश में गरीबी पर ब्रेक लगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप कहेंगे यार कविता सुना रहा है कि रो रहा है, लेकिन आप घबराओ नहीं। मेरी कविता में भी है टीन एज का लव, मेरी कविता में भी है बाथरूम में नहाने के दृश्य, मेरी कविता में भी है कांटा लगा और कबूतर के गाने जिसे आप रखोगे बरसों तक याद। लेकिन आगे की कविता ब्रेक के बाद, आगे की कविता ब्रेक के बाद, आगे की कविता ब्रेक के बाद। किरण जोशी, सांगली, अभी तक